अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई सामने आ रही है। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि खेरसान में हार मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन गुस्से में आ गए हैं और पुतिन ने अब नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ऑर्डर दे दिया है। दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल जल्द ही रूस की सेना को मिलने वाला है। रूस कर रहा तबाही की तैयारी। फिर मंडराने लगा यूक्रेन पर खतरा। पुतिन का प्रतिशोध बाकी है। यूक्रेन में जश्न का माहौल है। खेरसोन जीत से यूक्रेन के फौज के हौसले बुलंद हैं, लेकिन संकट के बादल अभी यूक्रेन के आसमान से छटे नहीं हैं। अब भी युद्ध पूरी तरह थमा नहीं है और पुतिन का जो अगला प्लान सामने आया है, उसने यूक्रेन के जश्न में खलल डालने का काम किया है। क्योंकि क्राइमिया ब्रिज पर जब हमला हुआ था, उसके बाद पुतिन का गुस्सा पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे चंद घंटे में ही कीव में बर्बादी की कहानी लिखी गई थी। एक के बाद एक बम कीव में बरसाए जा रहे थे। कीव में कई मिसाइलों ने आग उगली थी और कीव की तस्वीर बदल गई थी, जिससे पूरा यूक्रेन थर्रा गया था। इसके बाद पुतिन के आदेश पर खेरसोन को रूस की सेना ने खाली कर दिया, लेकिन जैसे जैसे खेरसोन के पश्चिमी इलाके से रूस की सेना की वापसी हो रही थी, वैसे वैसे यूक्रेन में आशंका बढ़ती जा रही थी कि क्राइमिया ब्रिज पर हमले का सबसे घातक बदला लेने वाले पुतिन इतने कैसे पिघल गए कि अपनी मुट्ठी से खेरसोन जैसा इलाका जाने दिया। लेकिन जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ है कि खेरसोन में 2 कदम पीछे हटने के बाद पुतिन ने जोरदार हमले की प्लानिंग कर ली है। युद्ध में उतरेगा पुतिन का खूंखार कमांडर। रूस की मीडिया ने जिस तरह का दावा किया है, वो ज़ेलेंस्की की नींद उड़ाने वाला है, क्योंकि दावा किया गया है कि पुतिन ने युद्ध के मैदान में अपनी सबसे घातक मिसाइल को तैनात करने के ऑर्डर दिए हैं। लेकिन इस बार आधी अधूरी तैयारी के साथ वो मौत के सामान को युद्ध के मैदान में नहीं उतारेंगे, बल्कि पूरी की पूरी खेप जंग में झोंक देंगे। इसके लिए पुतिन ने नई मिसाइलों के ऑर्डर दिए हैं। रूस की मीडिया के मुताबिक पुतिन ने जल्द से जल्द नई मिसाइलों की खेप सेना तक पहुंचाने के आदेश दिए हैं। दावा किया गया है कि खेरसोन में हार से पुतिन परेशान है, जिसके बाद पुतिन ने हाइपरसोनिक मिसाइल के ऑर्डर दिए। रूस की सेना को भारी तादाद में हाइपरसोनिक मिसाइल मिलेगी। युद्ध में इससे पहले भी हाइपरसोनिक मिसाइल की चर्चा हो चुकी है, लेकिन जिस मिसाइल का ऑर्डर पुतिन ने अपने हथियार बनाने वाली कंपनी को दिया है, वो कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ती मौत है। यूक्रेन ने दावा किया है कि पुतिन ने अपने सबसे घातक ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को ज्यादा से ज्यादा तादाद में बनाने और सेना को सप्लाई करने का आदेश दिया है, जिससे यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि भीषण मोड़ पर पहुंच चुके युद्ध में अगर वाकई पुतिन अपनी ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर देते हैं, तो खेरसोन जीत पर जश्न मना रहे यूक्रेन के लिए कितनी बुरी खबर है। ज़िरकॉन मिसाइल का असली नाम 3M22 ज़िरकॉन है। 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। वहीं आवाज की गति से 9 गुना ज्यादा इसकी स्पीड है। 1 सेकंड में 3.1 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है, यानी 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर तक ये मिसाइल पहुंच सकती है। इसकी ताकत को पुतिन के साथ साथ ज़ेलेंस्की भी अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब युद्ध के मैदान में पुतिन लगातार यूक्रेन को शिकस्त दे रहे थे, एक एक कर यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किया जा रहा था, उसी वक्त ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था। इसी साल मई में बैरेंट्स सागर में रूस ने अपनी सबसे खूंखार मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके लिए दावा किया जाता है कि इसे जैसे ही लॉन्च किया जाता है, ये तेज रफ्तार से आसमान की तरफ भागती है और फिर कहां गायब हो जाती है पता नहीं चलता।
यानी इसे ट्रैक कर पाना भी दुश्मन देश के लिए मुमकिन नहीं है। मिसाइल की लंबाई करीब 30 फीट है, तो वहीं अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर। भारी तादाद में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। जिरकॉन में स्क्रैमजेट इंजन लगा है। 28 किलोमीटर ऊपर तक जा सकती है जिरकॉन। इसकी रफ्तार ने यूक्रेन के साथ साथ कई देशों की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि ये सिर्फ 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। यानी यूक्रेन जब तक कुछ सोचेगा तब तक ये आसमान से तबाही मचा सकती है। वैसे भी खेरसोन हाथ से जाने के बाद से पुतिन गुस्से में है। G20 समिट में पुतिन शामिल नहीं हो रहे हैं, तो वह यूक्रेन से सटे बेलारूस में रूस की सेना तैनात है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि पुतिन एक बार फिर से कभी भी पलटवार कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये पहले से भी ज्यादा घातक और खतरनाक होगा। तो हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी हो गई है, लेकिन यूक्रेन को सैन्य मदद देने के लिए अमेरिका एक बार फिर सामने आया है। दावा है कि बाइडेन ने यूक्रेन को नए हथियार देने की बात कही है। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका यूक्रेन के जरिए रूस पर नए हमले की तैयारी कर रहा है। अब अमेरिका ने यूक्रेन को और भी ज्यादा सैन्य मदद करने का ऐलान किया है। अमेरिका ने ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया जब खेरसोन से रूस की सेना वापस लौट चुकी है। अमेरिका ने यूक्रेन को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 3,220 करोड़ की सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। इस राहत पैकेज में बड़ी तादाद में गोला, बारूद और पहली बार एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल होगा। इसके साथ ही इसमें ग्रेनेड लॉन्चर, छोटे हथियार भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया कि हॉक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलों के साथ साथ यूएस एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए जाएंगे। इसके अलावा पैकेज में 21,000 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लिए गोला बारूद, 155 mm आर्टिलरी राउंड, 500 सटीक निर्देशित 155 mm आर्टिलरी राउंड, 10,000 mm मोर्टार राउंड, 100 हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल दिए जाएंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है। इससे पहले भी कई बार अमेरिका महायुद्ध में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर चुका है। एक्सपर्ट मानते हैं कि यूक्रेन को इतनी बड़ी मदद देने के पीछे अमेरिका की बड़ी प्लानिंग है। दरअसल अमेरिका नहीं चाहता कि ये युद्ध इतना जल्दी खत्म हो। साथ ही उसकी कोशिश भी है कि यूक्रेन रूस पर हमले करे, जिससे रूस को नुकसान भी हो और अमेरिका सीधे हमले से बच जाए। यही वजह है कि सैन्य सहायता के नाम पर यूक्रेन हथियारों की सप्लाई की जा रही है, जिससे पुतिन का वर्चस्व खत्म हो सके। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां अखाड़ा में अब बेलारूस ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगा दिया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन बॉर्डर पर बारूदी सुरंग बिछा रहा है। बेलारूस ने यहां तक आरोप लगाया है कि यूक्रेन बॉर्डर पर दीवार भी खड़ा कर रहा है। एक तरफ जश्न, एक तरफ तैयारी। यूक्रेन से भिड़ने को तैयार बेलारूस। रूस के लिए कुछ भी करेगा बेलारूस। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में रूस के लिए बेलारूस क्या है, ये समझने के लिए सिर्फ तारीखों को पलटना होगा। इसी साल की 24 फरवरी की तारीख पर नजर डालनी होगी कि कैसे बेलारूस के रास्ते रूस के सैनिकों ने यूक्रेन पर हमला बोला था। बेलारूस की सरजमी से रूस की फौज यूक्रेन पर कहर बरपा रही थी। टैंक और मिसाइल बेलारूस से दागे जा रहे थे और देखते ही देखते रूस की सेना ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। खेरसोन जब पुतिन की मुट्ठी से फिसला तो एक बार फिर बेलारूस खोलकर रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। उसने अपने दरवाजे फिर से रूस के सैनिकों के लिए खोल दिए, जिससे रूस की फौज आसानी से चाहे तो कभी भी किसी भी वक्त यूक्रेन पर फिर से हमला बोल सकती है। जिसकी तस्वीर भी सामने आई कि बेलारूस में मौजूद रूस के सैनिक
ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वह युद्ध के लिए फिर से तैयारी में जुटे हुए हैं। इस दौरान रूस की क्या तैयारी है वो तस्वीरों में दिख रहे जखीरे से समझी जा सकती है। लेकिन ये सब रूस में नहीं बल्कि बेलारूस में हो रहा है। लेकिन जब यूक्रेन ने खेरसोन के रास्ते क्राइमिया पर हमले का ऐलान किया तो पुतिन के साथ साथ अलेक्सांद्र लुकाशेंको का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद बेलारूस यूक्रेन के सामने खड़ा हो गया है। बेलारूस ने सीधे सीधे यूक्रेन पर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए हैं और साथ ही चेतावनी जारी की है कि यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पर यूक्रेन बारूद बिछाने का काम कर रहा है। इसके साथ ही आरोप है कि बॉर्डर पर बारूदी सुरंग बनाने में यूक्रेन जुटा हुआ है। वहीं सड़क और जरूरी ढांचे को भी यूक्रेन बर्बाद कर रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन पर आरोप है कि वो बॉर्डर पर दीवार खड़ी कर रहा है। ये आरोप ऐसे वक्त में लगे हैं जब खुद बेलारूस खोलकर रूस को अपनी जमीन का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए करने दे रहा है। ऐसे में उल्टा बेलारूस अब यूक्रेन पर ही आरोप लगाने में जुट गया है, जबकि खुद बेलारूस को पता है कि उसके इन आरोपों की कहीं सुनवाई नहीं होने वाली। लेकिन इससे एक संकेत दुनिया को बेलारूस ने दे दिया है कि हालात कोई भी हो, कैसे भी हो, वो रूस का साथ नहीं छोड़ने वाला और वो रूस के लिए किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार है। इसलिए बेलारूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि यूक्रेन बॉर्डर पर बड़ी साजिश रच रहा है। बॉर्डर पर बारूद बिछाने की जरूरत क्या है? साथ ही पूछा है कि दीवार बनाकर क्या करना चाहता है यूक्रेन। वैसे इन आरोपों से अलग ये हर कोई जानता है कि पुतिन के लिए लुकाशेंको क्या अहमियत रखते हैं, क्योंकि रूस में भी इस बात की चर्चा है कि जो बात पुतिन के सबसे खास लोगों को रूस में पता नहीं होती, वो बात बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्सांद्र लुकाशेंको को पता होती है। ऐसे में एक बार फिर से यूक्रेन पर आरोप लगाकर बेलारूस ने साबित कर दिया है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के लिए राह आसान नहीं होने वाली। रमजान कादिरव को किस तरह का खौफ हो सकता है? रमजान कादिरव ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। कादिरव ने नई भर्ती का प्लान बनाया है जिसके तहत 4 लाख लोगों को सेना में भर्ती करने का फैसला किया गया है। कादिरव का ऐलान ऐसे समय पर आया है जब व्लादिमीर पुतिन पहले से 3 लाख नए सैनिकों को रूस की सेना में शामिल कर चुके हैं जो जंग के लिए अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। रमजान कादिरव का बहुत बड़ा ऐलान। पूरे चेचन्या में हड़कंप। क्या पूरा चेचन्या खाली हो जाएगा? चेचन्या का बच्चा बच्चा यूक्रेन की जंग में जाएगा। चार लाख से ज्यादा चेचन लड़ाके तैयार होंगे। खेरसोन के अंदर रूस की हार का सबसे बड़ा मातम रमजान कादिरव मना रहा है। जब खार्किव, इज्यूम और लीमान में रूस की हार हुई थी तब चेचन्या ने सारा दोष वहां के कर्नल जनरल लैपन पर मढ़ दिया था।
और अपने चेचन लड़ाकों को बहादुर बताया था। रमजान कादिरव की शिकायत के बाद पुतिन ने स्पेशल ऑपरेशन का नया जनरल नियुक्त किया, जिसका नाम है सर्गेई सुरोविकिन। सुरोविकिन कादिरव के दोस्त भी हैं। यही वजह है कि जब सुरोविकिन ने खेरसॉन के अंदर सरेंडर का ऐलान किया, तब कादिरव कुछ कह नहीं सका, गुस्से का घूंट पीकर रह गया। कादिरव हमेशा चुस्त दुरुस्त और आर्मी की ड्रेस पहने हुए काफी फिट नजर आता है, लेकिन पहली बार कादिरव बिल्कुल उदास शक्ल बनाए हुए दुनिया के सामने आया और उसने चेचन्या के लाखों लोगों को जंग के लिए सामने आने को कहा। Я призываю всех мусульман, всех кавказцев, чеченцев, вы что сидите, давайте, собирайтесь, создавайте батальоны, полки, я буду вас снабжать, одевать, вооружать, вы должны... ये तो रमजान कादिरव का बयान है। रमजान कादिरव चेचन्या के मुसलमानों को भड़का रहा है और उन्हें युद्ध में भर्ती होने के लिए उकसा रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की एक दूसरे तरीके से युद्ध के लिए यूक्रेन के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने ड्रोन खरीदने के लिए एक यूक्रेनी से चंदा देने को कहा है। आखिर क्या है कादिरव और ज़ेलेंस्की का ये प्लान, पूरी बात आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं चेचन्या का हाल, जो इस वक्त दुनिया की सबसे डरावनी जगह बनती जा रही है, जहां हर किसी को डर लग रहा है। इसकी वजह है चेचन्या के चीफ रमजान कादिरव का ये बयान, जिसमें वो लगातार चेचन्या के एक मुसलमान को सेना की वर्दी पहनाने पर तुला हुआ है। Отстаивая интересы нашего любимого пророка, Корана, государства, суверенитета. Вы кто, если вы сегодня не станете на этот путь против этих шакалов, против этих шайтанов, против этих сатанизма, фашизма, каждая мать, каждый отец, каждый должен отдавать своего сына за то, чтобы отстаивать интерес мусульман, христиан, отстаивать интерес традиций, обычаи, религии. Эй, проснитесь. कादिरव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक नई पोस्ट में लिखा है कि हमारे पास यानी चेचन्या के पास लगभग 16 लाख लोग हैं। वैसे रूस की सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 2021 में चेचन्या की जनसंख्या 15,10,000 थी, जिसमें 4,20,000 सेवानिवृत्त यानी बुजुर्ग और 5,51,000 बच्चे शामिल थे। चेचन्या में जो 4 लाख बुजुर्ग हैं, उनमें से कम 3 लाख या 4 लाख वास्तव में पुरुष आबादी है, जिसे युद्ध में भेजा जा सकता है। उम्र कोई मायने नहीं रखती। किसी भी मामले में आप सभी बुजुर्गों को सैन्य भर्ती कार्यालय में होना चाहिए और उन इकाइयों में शामिल होना चाहिए जो अभी लड़ रहे हैं। लेकिन रमजान कादिरव ने ऐसी बात क्यों कही है? और सबसे बड़ी बात, ये कीव की चौखट पर कौन है ये कोबरा? क्या है ये प्लान? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या पुतिन का कोबरा इस वक्त कीव की चौखट पर है? ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि खेरसान में मिली कामयाबी कैसे कीव पर खतरा बन सकती है। बेलारूस के बॉर्डर से अगर रूस हमला करता है तो यूक्रेन की सेना चरमरा सकती है, क्योंकि यूक्रेन के पास वाकई विकल्प कम पड़ जाएंगे। उसका डिफेंस कमजोर साबित होगा, उसे खेरसान से भी पीछे हटना पड़ सकता है। लेकिन अभी ज़ेलेंस्की बहुत जोश में है, क्योंकि यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय उन्हें रोज ऐसे आंकड़े दे रहा है जिस पर पूरी दुनिया भी यकीन नहीं कर पा रही। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने इस युद्ध में अब तक रूस के 80,000 से ज्यादा सैनिक मारे हैं। यह युद्ध का 9वां महीना है, यानी हर महीने पुतिन के 8 से 9,000 सैनिक मारे जा रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन के जिन फ्रंट्स पर लड़ाई चल रही है, वहां मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है।
जंगलों के बीच लड़ाई चल रही है। खाली हो चुके रिहायशी इलाकों में गोलीबारी हो रही है। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे के खून के दुश्मन बन चुके हैं और मौत से कम कुछ नहीं चाहिए। इसी एजेंडे पर जेलेंस्की और पुतिन दोनों की फौज काम कर रही है। इस जंग में पुतिन हर हाल में जीत पक्की करना चाहते हैं और किसी भी सूरत में हार का मुंह न देखना पड़े, इसलिए रूस के सैनिकों को लगातार ट्रेनिंग भी दी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेंगे देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर ताबड़तोड़ अंदाज में। उदयपुर रेलवे ट्रैक धमाका मामले में जांच तेज। आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर ने घटनास्थल का किया दौरा, साथ में मौजूद रहे एनआईए के अधिकारी। रेलवे ट्रैक धमाके मामले में एनआईए सूत्रों का बड़ा दावा, विस्फोट के लिए हुआ जिलेटिन का इस्तेमाल। प्राथमिक जांच में सोलर इंडस्ट्रीज कंपनी में विस्फोटक बनने का भी शक। जयपुर रेलवे ट्रैक धमाके मामले में जांच में जुटी एनएसजी, एनआईए और एटीएस की टीमें। घटनास्थल पर भी तफ्तीश जारी। महाराष्ट्र एटीएस ने मालेगांव के इमाम काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना इरफान को किया गिरफ्तार। पीएफआई से संबंध रखने का लगा आरोप। लेवन में साथ रहने वाली लड़की की हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शव के कई टुकड़े करके दिल्ली के अलग अलग इलाके में फेंका गया। 5 महीने से आरोपी की चल रही थी तलाश। लखनऊ के अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए का एक्शन तेज। अवैध बहुमंजिला अपार्टमेंट का ध्वस्तीकरण का काम भी शुरू। हथौड़े से बहुमंजिला इमारत को गिराने का काम जारी। वहीं पटना में अतिक्रमण हटाने का काम तेज। नगर निगम ने क्लीन पटना ग्रीन पटना के तहत शुरू की कार्रवाई। सड़क किनारे दुकानदारों को दुकान हटाने के जारी किए गए निर्देश। महाराष्ट्र के पुणे में बस ड्राइवर के साथ मारपीट, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के पालघर के लोकल ट्रेन में 2 गुटों में आपस में मारपीट हो गई। नाला सुपेरा में सीट पर बैठने के विवाद पर हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में एक लड़के को भीड़ ने जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के औरैया में मामूली टक्कर लगने से नाराज कुछ लोगों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित ने जांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। यूपी के शामली में मिट्टी खोदने वाली गाड़ी मोटरसाइकिल से टच होने से महिला नाराज हो गई। ड्राइवर की बेल्ट और थप्पड़ों से पिटाई भी की। महिला की दबंगई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। वहीं मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। मारपीट में कई लोग मामूली रूप से घायल भी हुए। और पंजाब के मोगा में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान की हार पर बवाल। एक कॉलेज के हॉस्टल में छात्रों के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। पथराव में कई छात्र घायल भी हुए। मुंबई के पास ठाणे में बैलगाड़ी रेस प्रतियोगिता में भिड़े 2 गुट, दोनों तरफ से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। इंदौर के एक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना आई सामने। नेमावर रोड पर आरोपी ने की तोड़फोड़। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। एक लड़के ने जमीन के लिए खुद को लगाई आग। आसपास के लोगों ने बचाई जान। और वहीं बिहार के गोपालगंज में एक्शन में उत्पाद विभाग की टीम। ड्रोन की मदद से शराब की भट्टियों का पता लगाकर किया गया ध्वस्त। मौके से शराब तस्कर फरार। पंजाब के पठानकोट में पुलिस ने तलाशी के दौरान 155 किलोग्राम ड्रग्स को किया जब्त। चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला किया गया दर्ज। जम्मू कश्मीर के सांबा में पेट्रोल पंप पर गिरा पाकिस्तान का गुब्बारा। जहाजनुमा बलून मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने बैलून को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। और वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुत्ते को बेरहमी से पीटने का वीडियो हो रहा है वायरल। कुत्ते को जंजीर से बांधकर आरोपी ने जमकर की पिटाई। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच कर दी है शुरू। राजस्थान के बाड़मेर में बेकाबू गाड़ी ने महिला समेत 7 लोगों को कुचल दिया है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 4 घायलों को जोधपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बस में सवार 17 मजदूरों ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि आग लगी है।
मुंबई के भाईखला इलाके में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां आग को काबू करने में जुटी। घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कपड़े की गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मचा, 3 दुकानें आग की चपेट में आ गईं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के रामबन में आग लगने से कई घर जलकर राख हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। किसी के हताहत होने की हालांकि अभी तक कोई खबर नहीं। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क और भवन निर्माण विभाग की गाड़ी नाले में जा गिरी, जिससे कि 3 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हो रही है भारी बर्फबारी। सफेद चादर में लिपटे हैं पेड़ पौधे। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ की मोटी चादर जमी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई भारी बर्फबारी, जहां बर्फबारी के कारण सैलानियों के लिए मौसम बेहद खुशनुमा हो गया है, तो स्कूलों को बंद भी करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भी मौसम की पहली बर्फबारी देखी गई। बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़ और पेड़ पौधे। और वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी हुई। लोग दूर दूर से आकर बर्फबारी का उठा रहे हैं लुत्फ। सड़कों के किनारे दिखी बर्फ की मोटी चादर। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी अचानक बदला मौसम का मिजाज। देर रात से जमकर हो रही है बर्फबारी। रोहतांग पास बड़ी गुलाबा, सोलंग नाला, अचल टनल इलाके में बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पीएम मोदी G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया हुए रवाना। दुनिया भर के दिग्गज करेंगे पीएम मोदी के साथ मुलाकात। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा ने जामनगर नॉर्थ सीट से भरा पर्चा। साथ में मौजूद रहे रविंद्र जडेजा भी। गुजरात में विधानसभा चुनाव का प्रचार करने सूरत पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी का भारी विरोध हुआ। रैली के दौरान उन्हें काले झंडे दिखाए गए और इतना ही नहीं, लोगों ने जमकर मोदी मोदी के नारे भी लगाए और गो बैक के नारे भी लगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने मैनपुरी सीट से भरा नामांकन। साथ में मौजूद रहे अखिलेश यादव। मुलायम सिंह के निधन के बाद से खाली है ये सीट। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट की जारी। लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम शामिल। एमसीडी चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस से जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। कांग्रेस ने सभी 250 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी का दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप। कहा, आम आदमी पार्टी के राज्य में दिल्ली जल बोर्ड में हुए जमकर घोटाले। सीएम केजरीवाल पर भी लगाए आरोप। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंट्रोलर कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा, सीमित संसाधनों का सही जगह उपयोग होना बेहद जरूरी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रबी उत्पादकता समीक्षा का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी काल में भी किसानों ने नहीं किया निराश। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड की मुश्किलें बढ़ गई। जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ छेड़खानी के मामले में केस भी दर्ज किया गया है और इस मामले में महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो भी सामने आया। और वहीं मुंबई में कई इलाकों में एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों का हंगामा। मुंब्रा हाईवे पर टायर जलाकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने कुछ समर्थकों को हिरासत में लिया। जयपुर के राजा पार्क इलाके में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। लोगों पर हो रहे हमले का किया विरोध। चीन के कई प्रांतों में जबरदस्त बर्फबारी के बाद तापमान माइनस में पहुंचा। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमने की वजह से हाईवे हुआ बंद। और ये बड़ी अपडेट आ रही है दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली से बड़ी खबर, पुलिस ने हत्या की एक वारदात का सनसनीखेज पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब अमीन नाम के लड़के पर अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक लड़की के परिजनों की शिकायत के बाद जब पुलिस ने आरोपी आफ्ताब को पकड़ा तो उसने लड़की की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े करने की बात को कबूल लिया है। अब पुलिस ने आरोपी को 5 दिन की रिमांड में ले लिया है। वहीं पुलिस की जांच में ये भी बड़ा खुलासा हुआ है कि लाश की बदबू न आए, इसलिए आरोपी हर रोज घर में अगरबत्ती जलाता था। और इस मामले की एफआईआर कॉपी भी सामने आई है, जिसमें लड़की के पिता ने आरोपी आफ्ताब पर उसे मारने पीटने का भी आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर आप दिल्ली से देख रहे हैं। बेरहमी से अपनी ही पार्टनर का
किस तरीके से कत्ल किया, क्योंकि वो बार बार दबाव बना रही थी कि शादी की जाए। इसी से आफताब नाराज था। न केवल कत्ल किया बल्कि बेरहमी से लड़की के टुकड़े टुकड़े भी किए और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उन टुकड़ों को फेंकने का काम किया ताकि आरोपी तक न पहुंच पाए पुलिस। बिल्कुल, देखिए दिल्ली से ये दरिंदगी की हैवानियत की ये तस्वीरें सामने आई है। देखिए मुंबई की रहने वाली थी और जिस तरीके से सपना ने बताया कि शादी के लिए उसने कहा था, लेकिन आप देखिए नाराजगी किस तरीके से है कि 35 टुकड़े किए गए। उसके बाद रोजाना जो है अगरबत्ती भी जलाता था घर में ताकि बदबू ना आए और रोजाना अलग अलग जगह जाके शव के टुकड़ों को फेंका करता था। किसी एक डेटिंग ऐप के थ्रू टच में आए, आपस में मुंबई में ही आए थे। देवर एंड लिवर रिलेशनशिप वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आके इन्होंने कंटिन्यू किया और उसके बाद इनके थोड़ा फ्रीक्वेंटली झगड़े होने लगे। जब झगड़े होने लगे तो कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, दोनों टेम्पर लूज़ कर जाते थे। बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में लड़के ने अपना टेम्पर लूज़ किया और लड़के ने लड़की को मार दिया। बिल्कुल अरेस्ट कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑन। पूरा हम डिजिटल एविडेंस जो हमारे हैं और साइंटिफिक एविडेंस उस पर फोकस करके विल ट्राई टू गो हेड। तो दिल्ली पुलिस ने वारदात के 5 महीने बाद आरोपी आफताब को अब गिरफ्तार कर लिया है। और आपको ये भी बता दें कि मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में श्रद्धा काम करती थी और काम करने के दौरान श्रद्धा की आफताब से मुलाकात हुई थी। आरोप यह है कि शादी का झांसा देकर आफताब श्रद्धा के साथ दिल्ली के मेहरौली इलाके में रह रहा था। श्रद्धा को फोन बंद आने पर 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता ने दिल्ली पुलिस से बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। आरोप ये भी है कि बार बार शादी का दबाव बनाने पर 18 मई को आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। जहां हत्या के बाद श्रद्धा के शव के करीब 35 टुकड़े किए और उन्हें दिल्ली में अलग अलग जगह जाकर फेंक दिया। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, और क्या कुछ खुलासे पुलिस द्वारा किए गए हैं, क्योंकि आफताब अब गिरफ्तार तो हुआ है लेकिन किस तरीके से आगे कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, एक सबसे बड़ा खुलासा जो हुआ इस पूरे मामले में, न्यूज़ 18 इंडिया इस खबर को ब्रेक कर रहा है कि जो आरोपी था आफताब, जब वो मुंबई में एक होटल में बतौर शेफ की नौकरी कर रहा था, उसने 2 महीने वहाँ पर जितने भी किस्म के मांस होते हैं वो हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान के बाहर के, उन मांस को काटने की ट्रेनिंग उसने ली थी और इसी ट्रेनिंग का उसने फ़ायदा उठाया अपनी जो लिव इन पार्टनर थी श्रद्धा, उसके कत्ल को अंजाम देने के लिए। उसने उसी तरह के जो चॉपर थे, जो हथियार थे, वो उसने बाजार से खरीदे। उसके बाद उसने बड़ी ही बेरहमी से श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए और वो एक बड़ा फ्रिज जो है वो लेकर आया था, जो टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। उसके अंदर वो फ्रिज के टुकड़ों को करके रखता था। करीबन 35 टुकड़े जो हैं उसने 18 मई को जब उसने अपनी लिव इन पार्टनर का कत्ल किया, उसके बाद वो लगातार उस बड़े चॉपर से 35 टुकड़े उसने श्रद्धा के किए। उसके बाद वो फ्रिज में पॉलिथीन उसने लेके आया, उसने पैक करने के लिए कई सील पैक ऐसे कवर लेके आया। उसके बाद उसने परफ्यूम और फिनाइल और कई तरह के ऐसे खुशबू के साजो सामान घर के अंदर इकट्ठे करे थे कि जी आनंद, ये भी मैं पूछना चाहूंगी आपसे, कितने महीने से ये लोग साथ रह रहे थे? क्या इस बात का जिक्र पहले कभी श्रद्धा ने किया था कि वो शादी का दबाव बनाने की कोशिश जरूर कर रही है लेकिन नाराजगी सामने आ रही है? ऐसी कोई नाराजगी की बात पहले सामने आई हो? जी देखिए, अगर आप जो मृतक लड़की हैं उनके पिता की अगर FIR की कॉपी के बयान पढ़ेंगे तो उसमें बतौर तौर पे वो लिखते हैं कि मेरी लड़की जिस धर्म से आती है और जो लड़का जिस धर्म से आता है उसमें शादी होना नामुमकिन था। लेकिन लगातार जो मेरी लड़की थी वो ये कहती थी कि मैं 25 साल की हो गई हूँ और अब मैं बालिग हूँ और मुझे पूरा हक है कि मैं किसके साथ शादी करूँ या किस लड़के के साथ मैं लिव इन में रह सकती हूँ। घर से लड़ाई झगड़ा करके दोनों लोग दिल्ली आ गए। परिवार को ये बात पता थी कि आफताब के साथ उनकी बेटी श्रद्धा लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। कई दिनों तक जब उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन करा तो बेटी का फ़ोन बंद जा रहा था। उसके बाद वो दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में आके जो श्रद्धा के पिता हैं वो मेहरौली थाने में एक गुमशुदगी किडनैपिंग की FIR दर्ज कराते हैं। उसके बाद पुलिस तुरंत ही मौके से लड़के को गिरफ्तार कर लेती। शनिवार को पहले वो बरगलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसके बाद उसने सिलसिलेवार तरीके से पूरे कत्ल की जो कहानी है, पूरे कत्ल की जो आपको बीच में रोकना चाहूंगी, जिस तरीके से ये हत्या की गई है और शनिवार को पता चला है पुलिस को गिरफ्तारी हुई है, कितने दिन पहले ये हत्या की गई होगी? इस लड़के का प्रोफेशन क्या था? किस मकसद से ये तरह तरह से मीट काटने के तरीकों को उसने सीखा? और जिस तरीके से पूरी हत्या को अंजाम दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है प्राइमा फेसी कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, पहले से ही प्री प्लान था। जी देखिए, 18 मई को इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया है और 5 महीने के बाद
पुलिस ने इस केस की गुत्थी को खोला है। जाहिर सी बात है, अगर पीड़ित लड़की के पिता वक्त रहते पुलिस के पास नहीं पहुंचते तो शायद आफताब अभी भी खुले सड़कों पर घूम रहा होता और इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा शायद पुलिस नहीं कर पाती। लेकिन पिता को जब शक हुआ कि उनकी बेटी से उनकी बात नहीं हो पा रही है, वो दिल्ली पहुंचते हैं और उसके बाद जब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू करती है, फोन कॉल डाटा खंगालती है, तो ये पूरा मर्डर केस जो है वो सामने निकल के आ जाता है। 5 महीने में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 35 टुकड़े जो है उसने श्रद्धा के शरीर के किए, उसी चॉपर से जिस तरह से उसने मुंबई में ट्रेनिंग ली थी बतौर शेफ की, और उसके बाद वो घर के जो फ्रिज है उसके अंदर उसके टुकड़े को उन्होंने रखा और उसके बाद अलग रात में जो है वो आफताब निकलता था। और आनंद बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या आफताब के माता पिता को भी पता था इस लिव इन रिलेशनशिप के बारे में? बहुत जल्दी से जवाब। जी देखिए, बिल्कुल पता था। एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और परिवार इस बात से नाखुश था। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस पूरी घटना ने दिल्ली और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है कि प्रेम प्रसंग में क्या कोई इतना भी पागल हो सकता है कि क्योंकि शादी का दबाव बनाए, इसके चलते लड़की की न केवल हत्या की बल्कि 35 टुकड़े भी किए। बस बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए सूत्रों के मुताबिक मौके से बरामद विस्फोटकों की प्राथमिक जांच में यह भी पता चला है कि इसे सोलर इंडस्ट्रीज कंपनी बनाती थी। जिस एक्सप्लोसिव का इस धमाके में इस्तेमाल किया गया उसका नाम है इमल्जन। आगे की जांच में यह भी पता चला है कि इमल्जन एक्सप्लोसिव के सुपर पावर 90 वेरिएंट का इस्तेमाल किया गया था इस धमाके में। एनआईए और एनएसजी की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार जांच की जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं कि पूरे रेलवे ट्रैक को उड़ाने की ही साजिश थी। हैदराबाद के हाल ही में उद्घाटन हुए रेलवे ट्रैक पर शनिवार रात को एक विस्फोट कर और उससे काफ़ी हद तक जो ये ट्रैक थी क्षतिग्रस्त हुई थी। आप देखिए कि ये जो पुलिस की और रेलवे पुलिस की जो टीमें हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उस लोकेशन पर मौजूद है। हालांकि इस ट्रैक को अब बहाल कर दिया गया है। कल पूरी रात रेलवे की टीम ने यहाँ पर काम किया और उसके बाद में इस ट्रैक को पूरी तरह से दुरुस्त करते हुए इसका ट्रायल किया गया और ट्रायल करने के बाद में नियमित ट्रेन का संचालन भी शुरू कर दिया। और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर news18.com के लिए एक लेख लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज वर्षगांठ है, लेकिन इसी उपलक्ष्य में किस तरीके से लेख लिखा गया। किरण रिजिजू की ओर से कहा गया कि कांग्रेस पर निशाना उन्होंने साधा, जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर नीति पर सवाल खड़े। बिल्कुल, और इस बीच ये भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस पर भी कई तरह के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इस बार सिलसिलेवार तरीके से तथ्य रखते हुए नेहरू नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने नेहरू की कश्मीर नीति पर गलतियां बताते हुए नेहरू के भाषण और चिट्ठी का भी जिक्र किया है। तो निशाने पर नेहरू नीति, और ये पहली मर्तबा नहीं है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नेहरू को एक बार फिर से लिया है निशाने पर और ये कहा कि जो कश्मीर की आज हालत है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। 5 गलतियां गिनाई हैं। बिल्कुल, सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर तथ्य रखते हुए नेहरू की कश्मीर नीति पर सवाल उठाए गए हैं और नेहरू ने कश्मीर मामले को लटकाया, नेहरू व्यक्तिगत एजेंडे पर अड़े रहे, इन बातों का जिक्र उन्होंने किया। साथ साथ उन्होंने कहा कि नेहरू ने कश्मीर के भारत में विलय पर कई शर्तें रखी थी। हरि सिंह कश्मीर का भारत में विलय चाहते थे, ये भी उन्होंने अपनी चिट्ठी में बात रखी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किरण रिजिजू ने आखिर वो कौन सी 5 गलतियां गिनवाई हैं, बताई हैं। बिल्कुल, लगातार सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, किरण रिजिजू ने नेहरू की पहली गलती के बारे में बताते हुए नेहरू की चिट्ठी का जिक्र किया है। 21 अक्टूबर 1947 में लिखी इस चिट्ठी में कश्मीर के प्रधानमंत्री को संबोधित किया है। इसमें नेहरू ने लिखा था कि इस समय कश्मीर पर किसी भी फैसले लेने से पहले भारत को सोचना होगा। बिल्कुल, और इस बीच ये भी इस बात का भी जिक्र किया है कि अभी भी व्यक्तिगत एजेंडे को पूरा करने के बारे में वो सोच रहे थे। किरण रिजिजू ने और भी कुछ पॉइंट्स अपनी चिट्ठी में लिखे। नेहरू की दूसरी गलती के बारे में लिखते हुए उन्होंने कहा कि 25 नवंबर 1947 में उनकी संसद में दिए भाषण का उनकी ओर से जिक्र किया गया है। इसमें नेहरू ने कहा था कि वो सिर्फ कश्मीर के विलय के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि ऐसा लोगों के अनुरूप संघ बनाना चाहते हैं। किरण रिजिजू ने यह भी कहा है कि इससे साफ होता है कि कश्मीर के भारत में विलय पर हर बार कौन शर्त रख रहा था। किरण रिजिजू ने आपको बता दें कि नेहरू की तीसरी गलती के बारे में बताते हुए तब के कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी के कश्मीर दौरे का भी जिक्र किया।
उन्होंने इसमें आचार्य कृपलानी के अखबारों के छपे तब के बयान का भी जिक्र किया जिसमें लिखा था कि हरी सिंह कश्मीर का भारत में विलय चाहते थे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हरी सिंह के खिलाफ कश्मीर छोड़ आंदोलन चला रही थी। किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि कश्मीर छोड़ो का 1946 में शेख अब्दुल्ला ने इसे लॉन्च किया था, जिसे नेहरू का समर्थन भी मिला। किरण रिजिजू ने दरअसल नेहरू की चौथी जो गलती बताई है उसके बारे में कहा। माउंटेन बेटन के लिखे एक नोट का उन्होंने जिक्र किया है। इस नोट में राजा हरि सिंह को भारत की संविधान सभा से जुड़ने के बारे में लिखा गया था, जिससे उनकी मांगे पूरी हो सके। और इसके अलावा आपको बता दें कि रिजिजू ने ये कहा है कि नेहरू पहले ही हरि सिंह की मांगों के बारे में जानते थे, वो बस हरि सिंह का रास्ता रोकने की कोशिश में लगे हुए थे। किरण रिजिजू ने जो पांचवी गलती बताई है उसके बारे में कहा कि पाकिस्तान के कश्मीर पर किए हमले के 1 महीने पहले का वाकये का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हरि सिंह जुलाई 1947 में ही कश्मीर को भारत में मिलने के लिए तैयार हो गए थे। तब भी नेहरू संघीय ढांचे के बदलाव के बारे में सोच रहे थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज वर्षगांठ है और फिर एक बार जो उन्होंने रोल प्ले जम्मू एंड कश्मीर में वो फिर एक बार डिबेट के दायरे में आ गया है। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू हमारे साथ हैं, जो लगातार 5 हिस्टोरिक ब्लंडर जो पंडित नेहरू ने कमिट किया, ऐसा वो कह रहे हैं। क्यों हिस्टोरिक ब्लंडर उनको लगता है, क्या गलती हुई जम्मू एंड कश्मीर के मामले में, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। सब पहला सवाल, आपने ये दूसरी बार कहा है कि 5 हिस्टोरिक ब्लंडर पंडित नेहरू द्वारा कमिट किए गए और डॉक्टर करण सिंह के लिखे आर्टिकल को भी आपने काउंटर किया है। क्या आपके पॉइंट है, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो आज हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का जन्मदिन है। उनके जन्म दिवस पर उनको नमन करना चाहता हूँ। लोकतंत्र में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, पद होता है, जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री रहते हुए पंडित जी ने जो किए हैं वो पब्लिक स्क्रूटनी में आना चाहिए, कोई भी हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो इतिहास है, इतिहास को कभी बदलना नहीं चाहिए और इतिहास को गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए। और जो मैं कह रहा हूं और जो मैंने पहले कहा है वो अपने विचार से, अपने मत से कोई चीज़ मैंने नहीं कहा। मैं पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग है और संविधान सभा में जो बात कही गई थी, जो रिकॉर्ड्स में है, उसी को मैंने उजागर किए हैं। कश्मीर का विषय इसलिए महत्व भी है क्योंकि कश्मीर का जो समस्याएं हैं, इसके वजह से कितने लोगों के जाने चले गए और देश को कितना नुकसान हुआ और आज भी हम उससे उभर रहे हैं। जो बीच बीच में कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों के द्वारा ये लगातार कहे जाते थे कि महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय होने में उन्होंने टाइम लगाया और पंडित नेहरू जी का कोई गलती नहीं है, तो ये जो धारणा है उसको बदलना बहुत ज़रूरी था और ज़रूरी है। देश के पहले प्रधानमंत्री पे आप आरोप लगा रहे हैं कि देश का हित उन्होंने सबसे पहले नहीं रखा, अपने पर्सनल इक्वेशन रखे। बहुत बड़ा आरोप है ये, कांग्रेस पार्टी इसे ऐसे ही जाने नहीं देगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी से मेरा क्या दुश्मनी है और मैंने कोई ऐसे बातें तो मैंने नहीं कही जो तथ्य से परे है। मुझे क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अगर मुझे क्रिटिसाइज करना है तो उससे पहले नेहरू जी का भी क्रिटिसाइज कीजिए, क्योंकि मैंने नेहरू जी के बातों को रखा है। मुझे विश्वास ना करे, लेकिन पंडित नेहरू जी ने जो बातें कही और जो रिकॉर्ड्स में है उसको अगर कांग्रेस पार्टी नहीं मानना चाहते हैं तो मैं क्या कर